हेलो बच्चों। तो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में जब सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में 2-4 मिनट आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम रिवीजन करके देखते हैं कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम थोड़ा सा क्या किए थे, उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल फैक्ट रिलेटेड विथ सेल। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने आप लोगों को सेल के जनरल फीचर्स के बारे में बताया था और ये बता दिया था कि आपका जो सेल होता है तो उसका मतलब सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। और किस में डिस्कवर किया था, तो बार्क में माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था और उसमें आपको बताया था सेल के टाइप में प्रोकैरियोट्स हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आज आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे जनरल फैक्ट रिलेटेड टू सेल, ठीक है बेटा। चलिए पहला लेक्चर जो बच्चे नहीं देखे हैं वो इसमें जाके देख सकते हैं और जो बच्चे देख चुके हो कंटिन्यू करिए। तो आज अपन बात करते हैं जनरल फैक्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल इन नर्व सेल ऑफ जिराफ, जो जिराफ की नर्व सेल होती है वो सबसे लंबी होती है, मतलब 1 मीटर के अप्रोक्स, यानी कि आप 90 और जो मैन की नर्व सेल होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है और जिराफ की जो नर्व सेल है 1 मीटर के बराबर। अब 1 मीटर कितना होता है, तो 1 मीटर मतलब आप सबको आइडिया है कितना होता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो जिराफ की नर्व सेल है वो सबसे लंबी है, तो थोड़ा सा हम जिराफ के नर्व सेल का डायग्राम देखते हैं कि जिराफ का नर्व सेल का डायग्राम रियल में होता कैसा है। तो ये देखिए, मतलब ये रहा नर्व सेल, आप सबने पहले पढ़ चुका है, आप सबको आइडिया है कि नर्व सेल कैसी होती है। ये नर्व सेल मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे इसको कवरिंग करता है जैसे सेल में रहता है। सेंटर में इसके न्यूक्लियस है, इस तरह से डेंड्राइट्स हैं, साइड में डेंड्राइट्स होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, क्लियर। ये इस तरह से कुछ नर्व सेल होती है जो कि जिराफ में होती है, जो कि मोर देन 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। सेंटर में इसके साइटोप्लाज्म है। सेकेंड नंबर यदि हम बात करें तो लार्जेस्ट सेल इन एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा और लार्जेस्ट मतलब लंबा के साथ साथ चौड़ा भी, क्लियर। चलिए अब हम बात करें कि जो एग ऑफ ऑस्ट्रिच का सबसे लार्जेस्ट होता है जिसमें 17 सेंटीमीटर लेंथ और 13.5 सेंटीमीटर उसका विड्थ होती है, मतलब टोटल जो डायमीटर है 17 × 13.5 सेंटीमीटर का होता है, क्लियर बेटा। तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट सेल। अब स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है सबसे छोटा सेल होता है। अब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के बाद भी एक और सेल सब स्मॉलेस्ट सेल होती है, माइक्रोप्लाज्मा भी, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। ये भी हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल, क्लियर। यदि हम बात करें सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो ये आपके हैदराबाद में है, जहाँ पे हम सेलुलर और मॉलिकुलर बायोलॉजी की स्टडी का जो सेंटर है वो आपके हैदराबाद में है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी है वो सेल के बारे में दिया गया था, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए ये थ्योरी अलग अलग साइंटिस्टों ने मिलके दिया था, क्लियर। यदि हम बात करें कि जो हमारी बॉटनी के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट के लिए नाम दिया था, क्लियर, और एक साइंटिस्ट थे जो जूलॉजी के जो एनिमल्स के लिए नाम दिए थे। तो प्लांट के लिए दिया था स्लीडन एंड जूलॉजी के लिए दिया था शॉन। स्लीडन के बारे में आप प्लांट एनाटॉमी में भी डिटेल से पढ़ोगे, क्लियर, जो कि 1938 में आपका बॉटनी के बारे में दिया गया था और 1839 में प्लांट के बारे में दिया गया था। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड शॉन, आप इसको देख लो। सेल थ्योरी जो प्लांट के लिए स्लीडन ने दिया था, शॉन ने किसके लिए दिया था, एनिमल्स के लिए। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपकी लिविंग सेल है वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे आपके सेल के बने होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका था, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के हैं। फिर यदि हम बात करें, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुके थे, क्लियर। अब एक और पॉइंट है,
द हैज़ पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जो सेल होती है उसके पास रिप्रोडक्शन की पावर होती है। इसका मतलब एक सेल 2 सेल बनाती है, यही चीज़ होता है रिप्रोडक्शन, मतलब प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जब एक सेल से 2 सेल बनती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन का पावर। क्लियर, उसके बाद ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद यदि हम बात करें कि द हैज़ पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब हर सेल में रिप्रोडक्शन का पावर होता है। फिर ऑल सेल अराइज फ्रॉम बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सेल मेटाबॉलिक होती है पुरानी सेल से बनती है। मतलब जितनी भी सेल होती है, चाहे आप प्लांट सेल की बात करोगे तो आपको ऐसे मिलेगी, सॉरी एनिमल सेल, मतलब प्लांट सेल की बात करोगे तो प्लांट की बात करो तो ऐसे स्फेरिकल, और यदि मैंने कल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि ये सेल सारी सेम रहती हैं, जो बॉडी अलग अलग होती है सेल के अरेंजमेंट की वजह से होती है। एग्जांपल दिया था, मंदिर मस्जिद सारी चीजें एग्जांपल दिया था। तो सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सारे के सारे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। मतलब चाहे वो ईंट मंदिर में लगी हो, चाहे वो ईंट मस्जिद में लगी हो, ईंट तो स्क्वायर ही है। वो हेरिडिटी की आप किस तरह से उसको जमाते हो वो उसके शेप पे डिपेंड करेगा। क्लियर, फिर ईच सेल हैज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मजा आ गया, जितनी भी सेल होती है वो हेरिडिटी की यूनिट। सेल थ्योरी में ये बताया गया है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, कोई भी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट में भी आपकी हो, चाहे वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, सब के सब किससे बने हुए हैं, सेल से। इतनी बात मानते हो मेरी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे बने हैं, सेल से। ऐसा सेल थ्योरी में बताया गया। बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेल से नहीं बने, तो हो गया ना एक्सेप्शन इसका। तो देखो, वायरस माँ कसम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है वायरस को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है। NCERT 11th में लिखा हुआ है वायरस आर इमोर्टेबल, मतलब वायरस को अमरता का वरदान प्राप्त है। 11th NCERT में तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है वायरस को आप मार नहीं सकते हो। जितने भी वायरस से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है आज तक। जैसे HIV एड्स, यदि किसी को एड्स हो गया मतलब डन है कि वो मरेगा ही मरेगा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि देखो, आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, वायरस को मारोगे। जैसे मान लो किसी सामने वाले इंसान को एड्स हो गया, अब यदि उसका एड्स का आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप उसको ऐसी मेडिसिन दो कि उसके अंदर का वायरस मर जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वायरस तो अमर है, वो मरेगा ही नहीं। अमर क्यों है, मतलब वायरस की एक अच्छी क्वालिटी है, यदि आप वायरस को किसी बॉडी के अंदर भेज दिए तो जिंदा रहता है। उसी वायरस को आप बाहर निकाल दिए ना तो मर जाता है। तो आज तक पब्लिक कंफ्यूज है कि वायरस मरी हुई चीज़ है कि जिंदा चीज़ है। इसका आज तक कोई भी साइंटिस्ट अभी सही से सलूशन नहीं दे पाए हैं। समझ गए? यदि आपने वायरस को निकाल के टेबल में रख दिया तो मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा, कुछ भी हो। लेकिन यदि वही वायरस किसी बॉडी में चला गया, हाँ, लेकिन रियल में वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या है। जैसे मान लो वायरस ब्रेड के ऊपर है तो जब तक ब्रेड में है तो मरा हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा। जैसे आपने ब्रेड को खाया, अंदर गया, जिंदा हो गया। जो कोरोना वायरस है, क्या सिस्टम है, आपने सुना होगा जिनको वैक्सीन लग गई है उनको भी दोबारा कोरोना हो रहा है। सुने हो? कोरोना क्या है, वायरस है। आप वायरस को मार तो सकते नहीं, आप वायरस को नहीं मार सकते। जब क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वायरस के अंदर एक बहुत ही मतलब खास क्वालिटी होती है, वो हर टाइम म्यूटेंट होता रहता है। अब इसको हिंदी में बोलेंगे तो उसकी जो बॉडी की संरचना है तो हर समय चेंज होती रहती है। अब यदि कोई एक चीज़ हो तो आप मारो उसको, हर जगह चेंज होगी तो कैसे मारोगे? समझ गए? जैसे मान लो कि मैं हूँ, अभी इंसान हूँ, आपने मेरे को गोली मारा, आपने जैसे गोली मारा मैं मक्खी बन गया, गोली साइड से निकल गई। समझ गए? मतलब वो हर टाइम पे अपना शेप चेंज करता रहता है, इस वजह से उसको मारना थोड़ा मुश्किल है। यदि कोरोना वायरस के जगह ये डिसीज़ किसी ऐसे बैक्टीरिया किसी दूसरे से होती ना तो अब तक ये सही हो चुका होता। यदि मैं गलत हूँ तो फिर जो बोला जा रहा है कि जिनको वैक्सीन लग गई है, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज कंप्लीट हो गया है, उनको भी कोविड हो रहा है। तो क्यों हो रहा भाई? जब वैक्सीन लग गई तो नहीं हो रहा। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि कोरोना वायरस को मारा नहीं जा रहा। जो आपको वैक्सीन लगाई जा रही है ना, वो वैक्सीन आपकी बॉडी को सिर्फ पावर दे रही है उससे लड़ने के लिए।
जैसे हमारी बॉडी की अभी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमको वैक्सीन लगा दिए, मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा दिए, जब दोबारा कोरोना आएगा तो हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी। बॉडी यदि जीत गई तो कोरोना नहीं होगा, यदि कोरोना जीत गया तो हो जाएगा। ऐसी कोई वैक्सीन है क्या जो 2-2 बार लगाई जा रही हो? लेकिन कोरोना देखो लगाया जा रहा है। हो सकता है पहले कमज़ोर हो, दोबारा, और 3 बार भी लगा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसके दो डोज है ना, आप 3 डोज भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे तीसरा डोज ले लोगे तो, ऐसा कुछ नहीं है। 3 डोज लगा लोगे तो और पावरफुल हो जाओगे। और हो सकता था पहले कि सुनो एक चीज़ और, पहले डोज में ही ज़्यादा क्यों नहीं दिया जा रहा पता है? पहले डोज में ही ज़्यादा दे दिया जाएगा ना तो आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको एडजस्ट कर पाए, तो आपको एलर्जी हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, मतलब ऐसा। ठीक है, अब ज़्यादा बातें करने का टाइम नहीं है। ठीक, मैं क्या बोला था कि हमारा जो वायरस है वो एक्सेप्शन है, मतलब सेल जैसा नहीं है। क्यों सेल जैसा नहीं है? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, बिकॉज वायरस लैक ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म मतलब कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब वायरस के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, गोल्गी बॉडी नहीं मिलेगा, सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा। जो नॉर्मली एक सेल के अंदर होता है वो वायरस के अंदर नहीं है, तो सेल ही नहीं है, समझ गए? लेकिन कुछ फॉलो भी करता है कभी कभी, इस वजह से ये एक्सेप्शन है। कुछ और हैं जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट मतलब जो अभी अभी के नए साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। समझना, ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 टाइप्स, कुछ होते हैं सेलुलर और कुछ होते हैं एसेलुलर। ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं सेलुलर, कुछ होते हैं एसेलुलर। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेल से बनते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी सेल कंप्लीट डेवलप नहीं होती, जैसे प्रोकैरियोट। लेकिन डेवलप नहीं है ना, इसीलिए हम एसेलुलर बोल रहे हैं, सेल बनने के कगार में है, सेल बनी नहीं है, अभी बनने वाली है। तो ठीक है, तो कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे मोनेरा, मतलब जहां भी आपको मोनेरा आए ना, आप समझ लेना आपको बैक्टीरिया की बात की जा रही है। क्लियर? मोनेरा के बाद कुछ प्रोटिस्टा, फिर जैंथोफाइट्स में बाउचेरिया, फाइकोमाइसिटीज, राइजोपस एंड मतलब आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। मतलब इतने सारे, देखो ये जो तुमने सुन रहे हो ना, जैंथोफाइटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, ये सारी की सारी चीज़ें 11th का 2nd चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। द लिविंग बर्ड के बाद जो प्लांट डाइवर्सिटी है, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत हो। बस ये मानो कि ये सारे के सारे प्रोकैरियोट है, कुछ ऐसा मान के चलो। हालांकि नहीं है सारे के सारे प्रोकैरियोट, मतलब ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट में एसेलुलर्स में आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ये समझ के चलो कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डेवलप नहीं है, मतलब जो सेल से भी छोटे हैं। ये जो सारे के सारे हैं, ऐसा मान के चलो कि ये सेल से भी छोटे हैं। क्लियर? उसके बाद कुछ नोट है, मैंने देखो बोला था तुम लोगों को पहले भी कि कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा, क्या? ऑल सेल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, बोला था कहीं लिखा मिलेगा। जितनी भी सेल्स हैं ये जेनेटिक्स की यूनिट होती हैं, और जेनेटिक्स मतलब मैंने बता दिया था अभी, जीन वगैरह की जहाँ हम स्टडी करते हैं। मिंडल आए थे, मॉर्गन्स आए थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया था, तो ये हो गया ऑल सेल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? अब उसके बाद हम देखेंगे इस स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल। चलो अंजलि आप ये बताइए मेरे को, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल क्या है? स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल क्या है? क्या? गुड। आप बताइए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल क्या है? सेल बायोलॉजी। क्लियर? चलिए अब उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल। 3 चीज़ की स्टडी करना था, बहुत अच्छे से देख सकते हो, आप सबको पता है ये चीज़। क्या क्या था वो? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। कभी आपको साइटोप्लाज्म की जगह प्रोटोप्लाज्म मिला? सही है, एक ही है दोनों, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सेल। क्या देखेंगे अपन अब? टाइप ऑफ सेल। यदि हम सेल के टाइप की बात करें तो आपको पता है 2 टाइप्स की सेल मिलेंगी, एक मिलेगी प्लांट सेल, एक मिलेगी एनिमल सेल। हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, एक मिलेगी प्लांट सेल, एक मिलेगी एनिमल सेल। दोनों को समझना, दोनों की दोनों जो होती हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ जेनेटिक्स होती हैं। प्लांट सेल जो होती है ऑल ग्रीन प्लांट्स,
मतलब जितने भी प्लांट्स हैं जहाँ की मतलब सीधी सी बात जो ग्रीन चीज़ है, जैसे एल्गी, फंगस तो नहीं बोल सकते लेकिन फंगस में भी होती है प्लांट सेल टाइप का कुछ, ठीक है। जैसे आप गंदा पानी भरा हुआ है, आप उसमें कभी ऐसे हाथ डालना, देखना आपके हाथ में कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का लग जाता है। कभी हुआ है ऐसा, गांव में नदी उदी में गए होगे तो पैर में ऐसे चिकना चिकना लग जाता है ग्रीन कलर का, वो क्या होता है? प्लांट सेल्स, काई, क्या बोलते हैं उसको? काई। हाँ, जो भी काई है, कभी कभी काई चिकनी होती है जहाँ कंटिन्यू पानी भरता रहता है, और जहाँ पानी थोड़ा कम कम जाता है वहाँ पे ऐसे कुछ प्लांट टाइप के छोटे छोटे निकल आते हैं जो नॉर्मली दीवार वगैरह में लग जाता है बरसात में, ठीक है। तो वो भी ग्रीन कलर का है। मतलब इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्लांट सेल्स।
और डिटेल आएगा। अब सुनो मेरी बात, अब जो हम ये हो गया तुम्हारा 9th-10th का बेसिक सेल। अब जो हम पढ़ने वाले हैं पता है क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनल्स। अब हम एक दिन हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि तुम लोगों का एक चैप्टर है रेस्पिरेशन, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत डीप में है। मतलब तुम सोचो कि मैं 1.5 घंटा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ूंगा तो कितना बड़ा होगा, जबकि हम लोगों को 9th-10th में ये बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसका चप्पल टाइप का कुछ शेप होता है कुछ, अब वो एनर्जी स्टोर का काम करती है, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं। अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे बहुत डीप में पढ़ेंगे उसको। क्लियर? अब चलो यहाँ से ये हो गया अपना पूरा का पूरा, मतलब इसका हमने बेसिक चीज़ें बता दिया जो आपको पहले से ज़्यादातर चीज़ें पता थी। अब हम इन दोनों में यार डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में यदि आप डिफरेंस देखोगे, ये देखो ज़्यादातर चीज़ें तुम लोगों को सबको पता है। पहला क्या लिखा है, एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज, इट इज जो एनिमल सेल होती है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और लचीली होती है। जितनी भी बॉडी हैं एनिमल्स में सब सॉफ्ट होती हैं। कोई जैसे अब अलग अलग आप बोल दो कि सर नेल सॉफ्ट नहीं है, कोई बोल दे सर वो क्या होता है छोटा सा जिसको पैसा बोले घर में रखो तो पैसा आता है, क्या बोलते हैं उसको, गर्दन बाहर अंदर करता है वो कछुआ, उसकी बॉडी हार्ड होती है। लेकिन इतनी भी हार्ड, मतलब समझ गए ना। इस तरह से मतलब प्लांट के कंपेयर में जो होती है एनिमल सेल जो होती है वो सॉफ्ट होती है। अब कुछ लोग लेके आ जाएंगे सर लौकी तो सॉफ्ट है, समझ गए, तो ऐसा मतलब नहीं ऐसा, ठीक है। फिर इट इज इंक्लूडेड बाय थिक क्यों है, क्योंकि एनिमल में सिर्फ मेम्ब्रेन है, यहाँ वॉल भी है। रिजिड एंड डेड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाहर क्या है सेल वॉल, डेड सेल वॉल इन एडिशनल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस इज जनरली नियर द सेंटर ऑफ द सेल एंड राउंड इन शेप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है और एकदम गोल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस लाई ऑन वन साइड ऑफ द पेरीफेरल साइटोप्लाज्म एंड इपिकल इन शेप, मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस कुछ ऐसा होगा, है ना, साइड में कहीं, और इसका जो रहेगा एकदम सेंटर में होगा। अरे यार सीधी सी बात, जैसे इसकी सेल भी तो ऐसी नहीं थी, समझ गए, ऐसे सेम। फिर अब बताओ यहाँ पे प्लास्टिड मतलब पता है क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, तो क्या होगा सबको पहले से पता है, प्रेजेंट। फिर वैक्यूल आर मैनी बट स्मॉल इन साइज, वैक्यूल छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं लेकिन, और यहाँ पे क्या होगा वैक्यूल बहुत बड़ी होती है और प्रेजेंट होती है। यहाँ पे यदि आपने कभी लिख दिया ना अब्सेंट तो भी आपको गलत नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं गलत माना जाएगा मैं ये भी बताता, क्योंकि वैक्यूल का काम होता है वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए। जैसे प्लांट भी 1 नंबर 2 नंबर सब जाता है प्लांट भी, तो वो कहाँ स्टोर करता है, वैक्यूल में। इंसानों में, एनिमल्स में सबका अलग अलग बना हुआ है, इसलिए इंसानों मतलब एनिमल्स में वैक्यूल का पर्टिकुलर कोई काम ऐसा नहीं होता है। इस वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं, अब्सेंट या प्रेजेंट बट वेरी स्मॉल, ऐसा। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट, एनिमल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है सेंट्रियोल आर यूजुअली अब्सेंट, ठीक है, बट लोअर प्लांट में प्रेजेंट होता है। क्योंकि सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, एनिमल सेल के डिवीजन में हेल्प करता है कौन, सेंट्रियोल, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अब्सेंट होता है।
फिर लाइसोसोम आर प्रेजेंट, लाइसोसोम आर एब्सेंट। अब सुनो लाइसोसोम क्या होता है, मेरी बात समझना ध्यान से। जैसे मान लो अपन खाना खाते हैं, अब मान लो अपन लोग किचन से खाना को निकाल के जहाँ भी हम खाते हैं डाइनिंग टेबल तक खाने को लेके जाने में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 15 सेकंड तो लगता होगा। ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे किचन वहीं खड़े होकर खा लिए। जब आप लेके जाते हो फिर आपको खाने में भी 2-4 मिनट, 5 मिनट लगता है। उस टाइम पे जो हमारे घर में बैक्टीरिया घूम रहे हैं, आप सोचो किसी के घर में बैक्टीरिया नहीं है तो गलत है। जो हमारे घर में बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं वो खाने में चले जाएंगे और वो खाने के साथ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया। अब उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी बॉडी की सेल में क्या होता है, लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया का क्या कर देता है, किल कर देता है। किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे काम के नहीं उन सबको मार देता है कौन, लाइसोजाइम। इसीलिए नॉर्मली हम लोग यदि कभी सड़ा हुआ भी खाना खा लेते हैं तो ऐसा नहीं कि नुकसान ही कर देगा, अब आप अति कर दोगे तो करेगा ही करेगा, समझ गए ऐसा। फिर लाइसोसोम मरता, ये मरता नहीं है, ये डिस्ट्रॉय मतलब फूट जाता है फिर ले लेता है ऐसे। नेक्स्ट गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी अपैरेटस जनरली नियर द न्यूक्लियस, मतलब इसमें गोल्जी बॉडी जो होता है न्यूक्लियस के पास होता है। मैनी गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स स्कैटर्ड, मतलब यहाँ पे देखो दोनों में गोल्जी बॉडी होती है, लेकिन इसके यहाँ पे न्यूक्लियस है। यदि हम प्लांट की बात करें तो गोल्जी बॉडी कहीं यहाँ होता है, लेकिन यदि हम एनिमल में गोल्जी बॉडी ऐसा होता है। यदि हम प्लांट की बात करें तो यहाँ न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी हर कहीं थोड़ा थोड़ा फैला हुआ रहता है। ये जब हम मेन गोल्जी बॉडी हेडिंग पढ़ेंगे ना तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर रिवर्स फूड यूजुअली द ग्लाइकोजन एंड रिजर्व फूड, यहाँ पे जो खाना स्टोर होता है ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में, बट यहाँ पे खाना स्टोर होता है स्टार्च और फैट के फॉर्म में। अब मेरी बात सुनो, ये जो हमने डिफरेंस पढ़ दिया ये 11th वाले बच्चों को लिखने के लिए आता है। सबसे मेन चीज़ है ना, पता है क्या मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको जितने डिफरेंस लिखे हुए मिले हैं सारे के सारे डिफरेंस एक लेवल वाले हैं। जो अपन लोग 9-10 में पढ़ते हैं ना बच्चों वाले, वो नहीं है कि सेल आर स्फेरिकल, सेल आर क्यूब शेप, सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, इस तरह का डिफरेंस नहीं है। ये आप लोग कॉमन सेंस लगा के इतना इजी आप खुद कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे जितने भी डिफरेंस है सारे के सारे डिफरेंस थोड़ा अच्छे हैं, टफ नहीं बोल सकते, लेकिन यह है कि हम यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, समझ गए। बाकी तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। उसके बाद ये देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या अलग अलग है। ये अपना एक बहुत बढ़िया तरीका है। यहाँ से क्या मैंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट में भी ऐसे बताया था, यहाँ से कंपैरिजन हो जाता है। आपको भी ऐसी बनाना है कॉपी में, क्लियर। तो देखिए यदि हम बात करें प्लांट, ग्रीन कलर का होता है इसलिए ग्रीन बना दिया गया। यदि हम बात करें प्लांट तो देखिए प्लांट में वो चीज़ें जो वहाँ नहीं है एनिमल में, क्या क्या, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजिला एंड मतलब फ्लैजिला ओनली इन गैमीट्स। जो गैमीट्स होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लांट सेल है तो फ्लैजिला मतलब इसको चलने के लिए, समझ गए, यहाँ वहाँ राउंड करने के लिए, घूमने के लिए फ्लैजिला होता है। इतनी चीज़ें जो हैं ये कहाँ हैं, प्लांट में। एनिमल में ये चीज़ें नहीं हैं। एनिमल की बात करिए तो नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है। स्मॉल आर नो, मतलब स्मॉल या नो वैक्यूल, मैंने बोला था ना छोटी या नहीं, मैंने बोला भी था कि या तो बहुत छोटी होंगी या तो नहीं होंगी। नो क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजिला, मतलब कि यहाँ पे नो क्लोरोप्लास्ट और नो फ्लैजिला, फ्लैजिला भी नहीं होते। क्लियर, ऐसा क्या, प्रोकैरियोट नहीं। अभी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब प्रोकैरियोट, अब हम ना ये जो डिफरेंस है ना ये यूकैरियोट में डिफरेंस कर रहे हैं। वो सही बोल रहा है, प्रोकैरियोट में तो फ्लैजिला था, लेकिन हम थोड़ी बोल रहे थे प्रोकैरियोट आर 2 टाइप्स, प्लांट और एनिमल, नहीं, हमने किसको, यूकैरियोट को 2 में डिवाइड किया ना, ऐसे। प्लांट सेल, एनिमल सेल, स्ट्रक्चर, इन सब में कोई मतलब तुम लोगों को डाउट नहीं है। अब देखो जो हमको पढ़ना है ना, यहाँ से जो हम सीखेंगे, तो अब जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, समझना मेरी बात, पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम,
ये सारे हम हेडिंग डलवा डलवा अलग अलग पढ़ेंगे और ये आपको पूरा करने में 1 महीने से मतलब ये मानिए 20 से 25 दिन आराम से लगेगा। लेकिन ये है कि एक बार यदि पूरा हो गया ना तो खतरनाक लेवल का हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखेंगे सेल वॉल। ये मैंने खाली पेज बचा लिया था कि यदि तुम लोगों को कुछ डाउट्स होंगे सेल से रिलेटेड तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई डाउट है तो बता दो अभी भी। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, मतलब जितना मैंने अभी पढ़ा, कोई डाउट है क्या? इसलिए मैंने यहाँ पे एक पेज छोड़ा था कि यदि तुम लोगों को कुछ डाउट होगा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो सारी चीज़ समझ में आई गई हैं। क्लियर, सेल से रिलेटेड। चलिए अब हम देखेंगे सेल वॉल। क्या देखेंगे? सेल वॉल। समझने का प्रयास करना, यहीं पे हम समझा देते हैं। हाँ, न्यूक्लियोलस डेवलप होकर न्यूक्लियस बनाएगा। सेम रहता है, डीएनए आरएनए वहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है। प्रोकैरियोट्स में आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा और यूकैरियोट में न्यूक्लियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट डेवलप होकर यूकैरियोट बनाई, ऐसे न्यूक्लियोलस डेवलप होकर न्यूक्लियस बना देता है। क्लियर हुआ? आइए अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा सेल की। ठीक है, देखो हो सकता है तुम लोग समझने का प्रयास करना, मज़ा आएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अरेंज होके एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अरेंज होके कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाए। यही लोग अरेंज होके मतलब कहीं से थोड़ा थोड़ा इधर उधर से प्रेशर मैशर लग गया तो ये स्ट्रक्चर कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छे से नहीं बन पाई, कुछ गड़बड़ हो गई। जो स्ट्रक्चर एकदम गोल नहीं बन पाई थी, कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसके बाहर कुछ चीज़ें चिपक गई एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चिपक गई। और जो ये बाहर एक्स्ट्रा चीज़ चिपकी थी ना, ये जो नॉर्मली किसकी बनी हुई थी? सेलुलोज की। किसकी बनी हुई थी? सेलुलोज की। इसके बाहर ऐसा कुछ नहीं चिपका, ये नॉर्मली थी, यहाँ पे नॉर्मली था। ठीक है, अब जो बाहर चिपका इसको हम बोलेंगे सेल, इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। और जो सेल वॉल थी वो किस चीज़ की बनी थी, और अलग अलग साइंटिस्टों ने देखा और अलग अलग मत दिए थे। टाइम देखते जाना है। चलो अभी सेल वॉल ख़त्म हो जाएगा, 6 मिनट है। क्लियर? उन्होंने अलग अलग मत दिया और अलग अलग साइंटिस्ट आए। कोई साइंटिस्ट बताए कि जो सेल वॉल होती है वो सैंडविच जैसे होती है, कोई साइंटिस्ट बताए कि सेल वॉल अपने आप में डबल लेयर्ड होती है, कोई मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने सेल वॉल के बारे में अलग अलग बताया। तो जब तक हम सेल वॉल की बात करेंगे तब तक हम इस स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल यहाँ होती ही नहीं है। सेल वॉल कहाँ होती है? प्लांट में। और सुनो, प्लांट के अलावा सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होती है, प्लस कवक फंगस में भी होती है। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है, तो आपको प्लांट सेल ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आपको ऑप्शन में मिलेगा एनिमल सेल, आपको ऑप्शन में मिलेगा फंगस, आपको ऑप्शन में मिलेगा ब्रायोफाइट, मतलब अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला, जो हमारा सेल वॉल होता है तो बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट सेल, इन तीनों में पाई जाती है। तो आपसे प्लांट सेल कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि प्लांट सेल तो बच्चे को पता है। आपसे वो चीज़ पूछेगा जो हम लोगों को नॉर्मली नहीं पता है। ठीक है, चलिए अब देखो सेल वॉल के बारे में। यदि हम सेल वॉल की बात करें तो इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। आ जाइए। फर्स्ट टाइम सीन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहले देखा था किसमें? कॉर्क सेल में। दूसरा, इट इज सिक्रेटेड द सब्सटेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच प्रोटेक्ट सेल, मतलब कि जैसे ये हमारा सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है ये एक मटेरियल सिक्रीट करता है जो बाहर जाके जमा हो जाता है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा था ना, वहीं से कुछ मटेरियल सिक्रीट हुआ जो बाहर जाके जमा हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट इन, मजा आ गया, बैक्टीरिया, फंजाई,
बट बोथ हैव डिफरेंट केमिकल। सेल वॉल देखो प्लांट में तो रहेगा, लेकिन साथ में बैक्टीरिया और फंगस में भी होता है, जिनके केमिकल्स अलग अलग होते हैं। क्लियर? तो देखो सेल वॉल की हम बात करें तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। आप ये मान लो कि जो आप अभी पॉइंट पढ़ रहे हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसमें और इसमें जितने स्टार लगा सकते हो कम है। जिनको आगे नीट वगैरह का एग्ज़ाम देना है, डॉक्टरी वगैरह की तैयारी करना है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप अभी तक पढ़े हो। पहले लेक्चर से लेके आज तक जितना आप पढ़े हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और जब भी मेरी कल की क्लास स्टार्ट होगी तो मैं यही पूछूंगा सबसे पहले, अभी से बता दे रहा हूँ, सबसे पूछूंगा क्या कि हमारा प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है, फंजाई में काइटिन और फंगल सेल्यूलोज से, और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन। आप सोच भी नहीं सकते कि इनसे कितनी बार क्वेश्चन आए होंगे। पता है क्या होता है, जो चीज़ें लॉजिकल होती हैं याद रह जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें नाम होते हैं वो नॉर्मली भूल जाते हैं। कुछ नाम वाली चीज़ें क्या होती है नॉर्मली भूल जाती है। तो याद रखिएगा, एक बार मेरे साथ बोलो, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। फंगस की काइटिन या फंगल सेल्यूलोज, और बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन याद रह जाएगा ना पक्का? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बस 2 मिनट में और तो हम सेल वॉल ख़त्म ही कर लेते हैं, बिना मतलब में काहे को कल के लिए बचाए हैं ना। तो यहाँ पे अब मैं देखूंगा अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्टों ने सेल वॉल के लिए अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। कौन से साइंटिस्ट ने क्या बोला है, मज़ा आ गया भाई। देखो सेल वॉल कुछ ऐसी होती है, देखो बीच में मिडिल लेमाइना होता है, ठीक है, मतलब समझना, मैं इस डायग्राम को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, इस डायग्राम को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये तो आया ही नहीं, करो कनेक्ट जल्दी से। सेल वॉल ये करो ना, इसको स्लाइड करो, रोटेट। अभी तो 5 मिनट हैं, हो जाएगा इतने में काम। क्यों, थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, इजी तो तुम लोग पहले से पढ़े हो ना, चलेगा ना इतना। हाँ, थोड़ा सा यदि टफ लगे तो 2 बार रिवीजन कर लेना, और क्या। लेकिन ये है कि मतलब तुम लोग जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे ना तो अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। वैसे मैं अभी जब से सेशन स्टार्ट हुआ है ना, पहली बार ऐसे पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी तक थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रहता था, बीच में मेरे पागल हो गया था, मैं मतलब ग्वालियर गया था 12-13 दिन के लिए। चलो अब हम देखेंगे सेल वॉल। समझना मेरी बात ध्यान से, मैं पहले बताता हूँ कि एक ये सेल है, ध्यान देना, एक ये सेल है, अरे यार बन जा भाई, एक ये सेल है, ये बाहर सेल वॉल है। कभी सिंगल सेल तो होगी नहीं, बगल में एक दूसरी सेल होगी, बगल में एक दूसरी सेल होगी। होगी ना बगल में दूसरी सेल, इसमें इसका इधर सेल वॉल होगा ना। तो अब आपको ये बताना है कि जो हमारा सेल वॉल होती है ये रियल में कैसे होती है। अब 2 सेल आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो 2 सेल जो आपस में जुड़ते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये भी आपके एग्जाम में आया है, ये दोनों सेल को ज्वाइन करने का काम करता है। जब आप इसको कॉपी में नोट करोगे ना तो स्टार लगा देना इस पॉइंट को। देखो आप लोग ना ऐसा करना कि जैसे आज मैंने पढ़ाया ना, आज का आज ही नोट करना, नहीं पता है क्या होगा, भूल जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट अब जब भी आओगे मैं सबसे पहले कॉपी चेक करूँगा सबकी। तो प्लाज्मोडेस्मेटा याद रखना, अपन स्लो पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। तो 2 सेल को जो जोड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्लियर, अब समझना मेरी बात बढ़िया से। ये हमारा होता है दोनों सेल के बीच का कनेक्शन, ये हमारा होता है दोनों सेल के बीच का कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेमाइना।
वर्ड नए नए सुनने को मिल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेमाइना। अब मेरी बात सुनो, जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है इंक्लूडेड 4 लेयर, मज़ा आ गया यार। जो सेल वॉल होती है 4 लेयर की इंक्लूडेड होती हैं। मतलब यदि हम जैसे जैकेट की बात करें तो एक ऊपर का कपड़ा, बीच में कॉटन, फिर एक नीचे कपड़ा, 3 ही हुआ। इस तरह से एक और 4, समझ गया? मतलब 4 लेयर मिलके एक लेयर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। नहीं समझ में आया? सेल वॉल जो है 4 लेयर मिलके एक लेयर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो ये हो गई पहली लेयर। एक यहाँ कुछ ऐसे, ये हम इसको बोलेंगे प्राइमरी मेम्ब्रेन या प्राइमरी लेयर। ठीक है, प्राइमरी लेयर किसके बाद? मिडिल लेमाइना के बाद। तो हो गई हमारी नंबर 1 ये, और ये हो गई नंबर 2। ठीक है, फिर एक और बनती है कुछ ऐसा, ये हमारी है, ये पता है पूरा है रेड, मतलब ये जो 2 रेड लाइन बना है ना, ये पूरी एक ही लाइन है। और ये पूरी एक लाइन जो है, ये पूरी एक लाइन ये बनाती है हमारी सेकेंडरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। क्लियर? एक यहाँ भी ऐसी रहेगा, इधर साइड भी ऐसे रहेगा। एक सबसे बाहर होती है ये जो होती है तीसरी लेयर, जिसको हम बोलते हैं टर्सरी मेम्ब्रेन, जो कि हमारी कौन सी होती है? 4th लेयर। अब इतने में भी क्लियर ना हुआ तो क्या मतलब? आइए यहाँ का सबसे ज़्यादा लेवल का है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना? पहले मिडिल लेमाइना, फिर प्राइमरी। कोई प्राइमरी को नंबर 1 देता है, नहीं, प्राइमरी 2 है, 3 और 4। क्लियर हुआ? अब ये किस किस चीज़ की बनी होती है, क्या होती है, हम आगे समझेंगे। रब कर दूँ ना, मतलब अभी हम सबका काम बताएंगे। मिडिल नाम, टर्सरी, सेकेंडरी, मैंने लिखा नहीं पूरा है ना, सेकेंडरी मेम्ब्रेन है ये। क्लियर? प्राइमरी, सेकेंडरी, अरे बहुत इजी है। मिडिल लेमाइना, फिर 1 2 3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे ना बोलते हैं। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा लेयर। ये सेल वॉल हमने यहाँ बता दिया। ये वही स्ट्रक्चर है, आप समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। मैंने गूगल से निकाल के डाला हूँ। दिस इज मिडिल लेमाइना। ये मिडिल लेमाइना है। फिर मिडिल लेमाइना के बाद ये प्राइमरी वॉल। प्राइमरी के वॉल के बाद यहाँ पे सेकेंडरी प्लस टर्सरी होती है, जो 3D में दिख नहीं रहा है।
दो सेल के बीच को जोड़ने का काम करता है, याद करो डायग्राम। फिर उसके बाद इट इज फॉर्म बाय द डिवीजन होगी, समझ गए ना। तो जब वो सेल डिवीजन होती तब बनता है। इन दिस डिवीजन द माइन्यूट ड्रॉप, मतलब कैसे बनता है पता है, ये कार वगैरह में जो पॉलिशिंग होती है तो ब्रूश से करते हैं कि स्प्रे से? स्प्रे से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वो जाके डिपॉजिट होते रहते हैं। तो ऐसे हाथ में ले लो, छोटे छोटे स्प्रे डालोगे तो जो ड्रॉपलेट्स बनेगा ना वैसी बनता है मिडिल लेमाइना। फिर फॉर्म बाय द कैल्शियम एंड पैक्टेट, बट कैल्शियम इज मोर इन क्वांटिटी कंपेयर टू पैक्टेट, मतलब कि ये कैल्शियम और पैक्टेट से बनता है लेकिन कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया मिडिल लेमाइना, याद नहीं भी रखोगे चलेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। पैक्टेट ये भी मतलब मिनरल्स ही होते हैं, कंपोजिशन होता है मिनरल्स का। मैं बोल रहा हूँ याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। इनके जो फंक्शन है, ये जो थ्योरी है ना, ये भूल भी जाओगे तो चलेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पहले बताया था वो याद रखना है। क्लियर? चलिए, अब जैसे प्राइमरी वॉल क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म डिपॉजिट सम सब्सटेंस ऑन द मिडिल लेमाइना। मिडिल लेमाइना में कुछ केमिकल डिपॉजिट हो जाते हैं और एक लेयर बना देते हैं जो होती है प्राइमरी वॉल। उसके बाद फॉलोइंग सब्सटेंस फाउंड इन वॉल, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं तो देखो, पैक्टिन, सेल्यूलोज एंड ग्लूकोज, हेमी सेल्यूलोज, ये सब मिले कहाँ पाए जाते हैं, ये जरूर आता है एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊँगा। क्लियर? फिर उसके बाद यदि हम बात करें, मेरिस्टेमेटिक सेल हैव ओनली प्राइमरी वॉल, जो सेल डिवाइड होती रहती है उसमें सेकेंडरी और टर्सरी एब्सेंट होती हैं, बनने का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे पहली सेल बनी तो प्राइमरी बनी, जैसे सेकेंडरी बनने वाली होती है तो पहले डिवीजन हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल यदि आप लोगों को देखना है तो आप किसी भी प्लांट का टिप देख लो, किसी भी प्लांट का जो टिप होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। हेलो, देखे हो कभी प्लांट देखे हो? कभी मतलब किसी की शादी हुई है तुम लोगों में से? अरे तो मैं तो गुरु जी हूँ ना, मेरी तो होगी ही। नहीं हुई? तुम्हारी भी नहीं हुई? तो करो ना, थोड़ा सा अपन देखेंगे ना। जब शादी होती है उसके पहले पूजा जो होती है तो लोटे में कलश जो बनाते हैं ना, कलश में ऐसे आम की पत्ती रखते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं। देखो कितना डीप से मेरे को पता है, पत्ती के ऊपर नारियल नहीं, पत्ती के ऊपर कुछ कटोरी टाइप का, उसमें चावल फिर नारियल। जिसके पास घर में ना हो चावल वो बस ऐसे डाल देते हैं मान लो, ठीक है। तो जो पत्ती रहती है ना आम के पेड़ की, तो उसका टिप कभी देखे हो? अच्छा, तुम में से कौन कौन ऐसा है जो कि इमली की पत्ती खाते हैं? गांव में कभी नहीं खाए तुम लोग? कि तुम लोग के घर में बकरी मकरी नहीं है? हैं? नमकीन टाइप का तो नाक का टेस्ट होता है। क्या वो तो सबने लिया है, कोई बताता कोई नहीं बताता। बचपन में क्या तुम लोग खुद से नाक साफ कर लेते थे? नहीं, वो तो सीधी सी बात है। तो मतलब जो अब समझ गए ना टिप, मतलब क्या बताऊं, नहीं समझे? टिप आप समझे नहीं? अरे प्लांट की समझ गए? वही जो बोलते हैं जो ऊपर रहता है ग्रीन, अरे वो जो बहुत ग्रीन कलर का, अरे ये जैसे मैं प्लांट हूँ तो एकदम चोटी ये ग्रीन कलर का रहता है ना, वो हमेशा डिवाइड होती रहती है और डिवाइड होकर ऊपर बढ़ती रहती है, वही वाली सेल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, चल अब सेकेंडरी का क्या काम है, आ जाओ सेकेंडरी भी देख लेते हैं। इनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिल में मत लेना है, याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जो है इंपॉर्टेंट वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बोलता जा रहा हूँ। आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी वॉल डिपॉजिट द स्टार्ट ड्यू टू बी सेकेंडरी वॉल इन फाउंड। जैसे प्राइमरी सेल बन जाती है तो प्राइमरी सेल के ऊपर फिर से कुछ डिपॉजिट होने लगता है, जो कि क्या बनाता है, सॉरी जैसे प्राइमरी बन जाती है तो देखो मिडिल लेमाइना के ऊपर कुछ डिपॉजिट हुआ, प्राइमरी के ऊपर कुछ डिपॉजिट हुआ सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी थोड़ा मोटा हो जाता है, बताया तो रेड कलर का डबल लेयर था। ठीक है, जनरली लिग्निन, क्यूटीन और सुवेरिन आर डिपॉजिट। ये सब केमिकल्स हैं। केमिकल्स मतलब जैसे प्लांट में नहीं, जैसे अपन कहीं चोट मारे तो वहाँ से कुछ निकलता है, उस तरह का जो मटेरियल होता है। फिर दिस वॉल इज मेड अप ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है,
देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोला था जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊँगा, ये इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए। जब आप नोट्स बनाओगे तो आप कॉपी में भी अंडरलाइन करते जाओगे, ठीक है, स्टार लगा के अंडरलाइन करते जाना। सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज और पैक्सीन बनाना होता है। मैंने बोला था देखो ठीक कहाँ गए, बोला था ना सेकेंडरी ठीक थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर जो सेल्स होती है उनमें 3 ही लेयर होती है, मिडिल लेयर आना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन कुछ में एक्स्ट्रा जो ज़्यादा बुद्धि हो जाती है एक और लेयर बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं टर्सरी। मतलब सीधी सी बात हमको समझ में आ रहा है, टर्सरी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली फॉर्म बाय द हेमीसेल्यूलोज है वो है, आर कहीं और से आ गया है। मेनली फॉर्म बाई हेमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेनली फॉर्म बाई हेमीसेल्यूलोज जाइलोन, आफ्टर सम टाइम सेल्यूलोज वाज फाउंड इन द सेकेंडरी वॉल विच टर्सरी वॉल। मतलब सेकेंडरी वॉल ही कुछ टाइम बाद हम उसी को क्या बोल देते हैं, टर्सरी वॉल, है ना। टर्सरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल इज कॉमनली नोन एज सेकेंडरी थिकनिंग। मतलब और एक चीज़ और, जिस प्लांट में सेकेंडरी होगी उसमें टर्सरी नहीं होगी, जिसमें टर्सरी होगी सेकेंडरी नहीं होगी, क्योंकि सेकेंडरी ही सूख के टर्सरी बनाती है। क्लियर। चलो, फाउंड ओनली इन ट्रैकिड्स एंड जिम्नोस्पर्म, सिर्फ इन दो में पाया जाता है। मैंने बोला था ना टर्सरी बहुत कम में पाया जाएगा। एक और हेडिंग बता हुआ प्लाज्मोडेस्माटा, सबको मैंने बता दिया क्या होते हैं, क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा, बताओ अंजलि। प्लाज्मोडेस्माटा क्या बताए थे, दो सेल को जो जोड़ता है, ज्वाइंट करता है दो सेल को, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, जिसको स्टारबर्गर ने बताया था कि ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है, जो कि छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। ये रीड कर सकते हो। इसके बाद अब आएगा पिट्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।